पर चर्चा की शुरुआत आइए उत्सव के 5 रंगों से करते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की आपको हम दिखाते हैं, जहां पर रामनवमी की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि रामनवमी की यहां पर रौनक अलग से देखने को मिल रही है, क्योंकि भव्य मंदिर के निर्माण के बाद ये पहली रामनवमी यहां पर है। दूसरी तस्वीर में आप महाकाल के दरबार की तस्वीर देख सकते हैं, जहां रंग पंचमी की तैयारी चल रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप सितारों को तिरुपति बालाजी के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते देख सकते हैं। चौथी तस्वीर मणिपुर के याओसांग उत्सव की है। यहां रंगों का त्योहार अनूठे अंदाज में मनाया गया। पांचवी तस्वीर मौसम के उत्सव की है। मौसम का उत्सव इसलिए क्योंकि सुहाने मौसम का अनुमान है, जो एक तरह से सुकून की सौगात है। रामनवमी वो दिन जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, जहां भव्य मंदिर बना है, तो वहां के लिए ये दिन उत्सव का सबसे बड़ा दिन है। इस रामनवमी पर रामनगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है जब इस उत्सव को मनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। श्रद्धालुओं को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगले महीने अप्रैल में सबसे भव्य और दिव्य आयोजन की शुभ घड़ी आ रही है। अवधपुरी सज रही है, संवर रही है, रामलला का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो अयोध्या में प्रभु राम अपने भव्य महल में बीती 22 जनवरी को विराज गए, मगर अब रामलला के जन्मदिन का उत्सव भी बेहद खास अंदाज में मनाया जाएगा। रामनवमी के पावन मौके पर राम भक्तों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है, इसलिए प्रशासन की भी कोशिश है कि उनके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। मसलन श्रद्धालुओं का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए 15,000 लॉकर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं धूप से बचाव के लिए जन्मभूमि पथ पर शेड बनाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में किसी भी दर्शन, आरती, प्रसाद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर में लॉकर की भी निःशुल्क सुविधा रहेगी। जूते चप्पलों की रखवाली के लिए भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। जनवरी के महीने में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जिस तरह से अयोध्या में देश दुनिया से भक्तों की आवाजाही हो रही है, वो नित नए रिकॉर्ड संख्या दिखा रही है। राम दर्शन के लिए भक्तों के उमड़े सैलाब को देखते हुए ही मंदिर प्रशासन को अब राम नवमी पर 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के श्री राम के दर पर आने की उम्मीद है। मगर साथ ही श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि वो बालक राम की अवस्था का ध्यान रखें। 25 से 30 लाख तक लोग आ सकते हैं। अब 5 साल के बालक को कितना जगाना है, सोचना है भाई। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने गांव में भी रामनवमी हो सकती है भाई। इस बार 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए राम जन्मोत्सव पर कोशिश है अवधपुरी को ऐसा बनाने की ताकि श्रद्धालु यहाँ आकर न केवल श्री रामलला के भव्य रूप को निहार सकें, बल्कि यहाँ रहते हुए राम नगरी की तमाम व्यवस्थाओं का आनंद ले पाएं। बहरहाल इससे पहले इंतजार है 9 अप्रैल का भी, क्योंकि तभी से भक्तों का मेला लगना शुरू हो जाएगा, जो मंदिर बनने के बाद पहली बार यहाँ आकर रामलला का न केवल जन्मोत्सव मनाएंगे, बल्कि भव्य और दिव्य मंदिर की अनूठी रौनक को यादों के रूप में संजो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी अनोखी होली की। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन आज क्या आप जानते हैं कि ये पटाखों और तो बंदूकों से भी खेली जाती है। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही होली खेलने की परंपरा है।
होली के 2 दिन बाद उदयपुर के एक गांव में आतिशबाजी से लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए होली का ये उत्सव मनाया जाता है। इस परंपरा की वजह भी खास है। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये ना तो किसी शादी की बारात है, ना ही दिवाली की रात। आतिशबाजी और फायरिंग की ये गूंज है होली के जश्न की। लगातार पटाखों की लड़ी जलती रही तो बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग भी होती रही और तोप की गरज भी सुनाई पड़ती रही। जमीन पर आग ही आग तो आसमान धुएं के गुबार से भरा नजर आने लगा। उदयपुर का मेनार गांव बीती रात इसी तरह गुंजायमान रहा। साथ में पारंपरिक गीत और संगीत की गूंज भी सुनाई पड़ती रही और नृत्य की छटा भी दिखाई पड़ी। मेनार गांव में होली के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर होली का ये अनूठा उत्सव मनाया जाता है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर जमा होकर घंटों तक इसी तरह बारूद की होली खेलते हैं। इस अनोखी होली का गवाह बनने के लिए न सिर्फ मेनार गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव से लेकर दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। जो यहाँ लोकल लोग हैं वो सब लोग मिलके आपस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार। और मैं खुद यहाँ देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ। यहाँ 400 साल के बारूदी होली खेलने की ये परंपरा चली आ रही है। ये होली मेनारिया ब्राह्मण के शौर्य और पराक्रम की निशानी मानी जाती है। दरअसल ये उत्सव मुगलों पर जीत का जश्न है। ग्रामीणों के मुताबिक मुगल काल में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ब्राह्मणों ने मेवाड़ राज्य पर हो रहे मुगल आक्रांताओं के हमले का कुशल रणनीति से जवाब दिया था। उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र मेनार में मेनारिया ब्राह्मणों ने आताताइयों को मौत के घाट उतारकर मेवाड़ की रक्षा की थी। उसी दिन की याद में उत्सव का ये जश्न मनाया जाता है। जब मुगलों ने हमला किया था चित्तौड़ पे तो बनादाय वहाँ से निकली थी तो वहाँ को मेनार वासियों ने उनको शरण दी थी। फिर यहाँ पे एक रात बनादाय रुके, फिर मेनारिया ब्राह्मणों ने उनकी रक्षा की थी। तो मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था। तब मेनारिया ब्राह्मणों ने उनको यहाँ पे मुगलों की चौकी बस चुकी थी, फिर उनको खत्म करके मार के उनको हथियार में मार के फिर उनको पन्नादाय को कुंभलगढ़ छोड़ के आए थे। उसी उपलक्ष्य में लगभग 450 साल से ये इतिहास मनाया जाता है। भीड़ के बीच लगातार पटाखे छोड़ना, बंदूक और तोप चलाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो पारंपरिक संस्कृति को जिंदा रखने के इस उत्सव को इस तरह मनाया जाता है कि आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुक न्यूज़ टुडे। 3 दिन बाद यानी 30 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में रंग पंचमी की जबरदस्त धूम होती है, लेकिन इस बार रंग पंचमी पे बड़ी सावधानी बरती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि होली के दिन हुए हादसे के कारण महाकाल के दरबार में रंग पंचमी मनाने की व्यवस्था बदली गई है ताकि फिर वैसा हादसा ना हो पाए। आपको बताते हैं मंदिर की व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं। होली के बाद अब रंग पंचमी आने वाली है, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में क्या इस बार रंग पंचमी की वैसी ही रौनक देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से अब महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत मंदिर के गर्भगृह में रंग गुलाल उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर के नंदी हॉल में भी रंग गुलाल नहीं उड़ाए जाएंगे। रंग पंचमी पर भी महाकाल को केवल टेसू के फूलों से बना रंग अर्पित किया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति पुजारी पुरोहितों को टेसू के फूलों से बना प्राकृतिक रंग उपलब्ध कराएगी। श्रद्धालु पुजारी और पुरोहित बाहर से रंग गुलाल नहीं ले जा सकेंगे। बाहर से जो वस्तुएं आ रही हैं उसकी फ्रिस्किंग की जाएगी
और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कोई सामग्री अंदर ना ले जा सके। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है कि यदि 2-4 लोग भी बिना अनुमति के कोई ऐसी सामग्री ले आते हैं जो कि अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो एक पब्लिक लाइफ पे डेंजर क्रिएट करता है। महाकाल मंदिर में हाल में हुए हादसे के बाद प्रशासन सख्ती बरत रहा है। नई व्यवस्था के तहत मंदिर में भीड़ भाड़ पर भी रोक लगाने का प्रयास हो रहा है ताकि पर्व त्योहार के दौरान बदइंतजामी न फैले। इसके लिए मंदिर के नंदी हॉल में अनाधिकृत लोगों और 16 धारियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब केवल वही पुजारी गर्भगृह और नंदी हॉल में रहेंगे जिनकी वहां ड्यूटी होगी। उनके अलावा कोई पुजारी, पुरोहित या कोई दूसरा शख्स प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जा सकेगा। विशेष तौर पर अभी जो रंग पंचमी का त्योहार आ रहा है उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्व भी मने, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हो, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति न बने जहां पर कि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा सामग्री का उपयोग करके या बहुत ज़्यादा लोगों को ला करके कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे कि अव्यवस्था फैल रही है। दरअसल होली के दिन मंदिर के गर्भगृह में हुए हादसे को देखते हुए अब यहाँ बेहद सावधानी बरती जा रही है। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की घटना को लेकर मंदिर की व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि रंग पंचमी और दूसरे पर्व त्योहारों के अवसर पर यहाँ कोई अप्रिय घटना न हो और शांतिपूर्ण तरीके से सारे उत्सव मनाए जा सकें। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला त्योहार का रंगारंग समापन हुआ। और त्योहार के आखिरी दिन देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में भी इस मौके पर काफी रौनक देखने को मिली। पंजाब के आनंदपुर साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। होला मोहल्ला त्योहार के आखिरी दिन यहाँ जत्थेबंदियों, निहंगों और कलाकारों ने दिखाए अनूठे करतब। यहाँ रंग अबीर भी था और तलवार की धार भी। यहाँ नीले पारंपरिक पोशाक में निहंगों की ललकार भी थी और आत्मरक्षा की तैयारी भी। तस्वीरें आनंदपुर साहिब में उमड़े जनसैलाब की है। यहाँ धूमधाम से मनाया गया सिखों का पवित्र त्योहार होला मोहल्ला। इस खास मौके पर सिखों के पवित्र स्थल तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में बड़ी तादाद में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेका। वैसे तो ये त्योहार भी होली का ही एक हिस्सा है, लेकिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को होला मोहल्ला नाम देकर इसे वीरता, पौरुष और अध्यात्म से भी जोड़ दिया। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में की थी। तब से ये त्योहार हर साल होली के मौके पर मनाया जाता है। होला मोहल्ला की धूम अमृतसर के हरमंदिर साहिब में भी दिखी। हरमंदिर साहिब में भी इस खास मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। आखिरी दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सुखासन सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लाया गया। पालकी के आते ही श्रद्धालुओं ने इस पर गुलाब के फूल और इत्र चढ़ाए और गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मणिपुर में मनाए गए याओसांग फेस्टिवल की। इस त्योहार का नाम भले ही अलग है, लेकिन ये भी रंगों का ही त्योहार है। इम्फाल के श्री गोविंदा जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है ये रंगों का त्योहार और फिर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर उत्सव मनाते हैं।
दिलों में आस्था, मन में उमंग और हर तरफ खुशहाली के रंग। मणिपुर में कुछ इसी अंदाज में मनाया गया याओशांग फेस्टिवल। फागुन महीने में रंगों का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में रंगों उत्सव के नाम भले ही बदल जाते हैं, लेकिन भावनाएं सभी की एक होती है। मणिपुर में रंगों के इस त्योहार को याओशांग का नाम दिया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इम्फाल के श्री गोविंदा जी मंदिर पहुंचते हैं। यहां भगवान की पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है रंगों का त्योहार। पूरा मंदिर परिसर ढोल की थाप के साथ संकीर्तन की आवाज से गूंज उठता है। एक दूसरे को रंग लगाकर लोग खुशी का उत्सव मनाते हैं। हाँ, लास्ट ईयर गए 3-4 साल में तो 100 से ज्यादा होली संकीर्तन दल भाग लेता था। इस साल मणिपुर का सिचुएशन की वजह से हमारा गोविंद जी मंदिर का खास होली दल ही, यानी कि 4-5 होली दल ही पार्टिसिपेट करने का हमने रिक्वेस्ट किया। रंगों के साथ साथ गीत संगीत भी इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर में 5 दिनों की इस त्योहार को लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया और पूरी दुनिया में शांति और भाईचारा कायम रखने की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तिरुपति, इस नाम से ही भक्ति का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है और साउथ के सुपरस्टार रामचरण का भक्ति भाव जग जाहिर है, तो वो बालाजी के दर्शन पूजन करने मंदिर पहुंचे। जी हाँ, रामचरण पूरे परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे तो एकता कपूर, एक्ट्रेस अनीता हसनदानी के साथ इससे पहले जानवी कपूर भी बालाजी का आशीर्वाद देने पहुंच चुकी हैं। आस्था की दर पर साउथ के सुपरस्टार। तिरुपति मंदिर में बालाजी के दर्शन पूजन। रामचरण की ईश्वर भक्ति किसी से छिपी नहीं है। आस्था की दर पर मत्था टेकने की उनकी तस्वीरें अक्सर सामने आती ही रही हैं। आज एक बार फिर रामचरण भगवान के दर पर पहुंचे। मौका उनके जन्मदिन का है। रामचरण आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामचरण ने अपने इस खास दिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना से की। रामचरण के साथ उनकी पत्नी उपासना काबिदेनी और उनकी बेटी किलनकारा थी। इस दौरान एक्टर सफेद रंग की धोती कुर्ता में दिखाई दिए, तो वहीं उपासना पिंक कलर की साड़ी में नजर आई। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भी तिरुबाला के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। उनके साथ एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी भी मौजूद थी। तिरुपति बालाजी में आम हो या खास, सभी की अगाध श्रद्धा है। फिल्मी सितारे तो अक्सर ही बालाजी के दर्शन पूजन को पहुंचते रहते हैं। इसी महीने की शुरुआत में जानवी कपूर भी बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। 6 मार्च को जानवी का जन्मदिन आता है। अपनी जिंदगी के खास दिन को और भी खास बनाने के लिए जानवी अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया और दोस्त औरी के साथ तिरुपति पहुंची। जानवी घुटनों पर बैठकर सीढ़ियां चढ़ी, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। जानवी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे वो आध्यात्मिक रूप से मंदिर के करीब महसूस करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में चुनावी बयार बह रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख है, इसीलिए नामांकन भरने से पहले नेता भगवान को याद कर रहे हैं और चुनाव की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। आज नागपुर सीट के लिए नितिन गडकरी ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन उससे पहले अपने घर में उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। घर वालों ने उनका तिलक किया और फिर गडकरी नामांकन भरने के लिए निकल पड़े। रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दूसरी तरफ मेरठ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और टीवी के राम अरुण गोविल मंगलवार को मेरठ पहुंचे, जहां नामांकन भरने से पहले उन्होंने औगरनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए और जीत की कामना के साथ उनका आशीर्वाद लिया। औगरनाथ मंदिर परिसर में अरुण गोविल को श्री राम की मूर्ति भी भेंट की गई। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत दौरे पे जैसलमेर पहुंचने पे उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ शहर को घूमने निकले। बिल्कुल, उन्होंने जैसलमेर के रेतीले धोरों और दूसरे पर्यटन स्थलों का दौरा किया। इस दौरान वो जैसलमेर की सड़कों पर पैदल घूमते और ऐतिहासिक हवेलियों को निहारते नजर आए। जैसलमेर की सड़कों पर घूमते ये विदेशी सैलानी, दुकानों पर हस्तकला को निहारते और खरीदारी करते ये विदेशी मेहमान, राजे रजवाड़ों की हवेली को निहारते ये पर्यटक। ये कोई आम टूरिस्ट नहीं बल्कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ जैसलमेर की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान वो जैसलमेर की ऐतिहासिक हवेलियों की शान और शौकत निहारते हुए पुराने बाजारों में खरीदारी करते नजर आए। राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम ने जैसलमेर की मशहूर पटवा हवेली का दौरा किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने करीब 1 घंटा सोने के रंग वाली पटवा हवेली की अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला का आनंद लिया। ये जैसलमेर में बनी सबसे पहली हवेली है। ये एक हवेली नहीं बल्कि 5 छोटी छोटी हवेलियों का समूह है। जैसलमेर की सैर को निकले सिंगापुर के राष्ट्रपति शहर की गलियों और बाजारों के भ्रमण को भी निकले, जहां वो एक आम खरीदार की तरह शॉपिंग करते नजर आए। जैसलमेर की गलियों में पत्नी के साथ राष्ट्रपति षणमुगरत्नम एक आम सैलानी की तरह टहलते नजर आए। उन्होंने कई दुकानों में पारंपरिक हस्तकला की चीजों, बेडशीट्स, वॉल हैंगिंग, साड़ियों समेत कई चीजों की खरीदारी की। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी प्रभावित नजर आए। जैसलमेर आते ही होटल में मिले शानदार स्वागत के साथ भारत की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। वो इस कला को देख के बहुत ही अभिभूत हुए और उनको सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो पुराना स्टफ या पुराना जो भी टेक्सटाइल बचा हुआ है उससे हम रिसाइकल करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इन आर्टिजन को प्रोत्साहित करने के लिए इनके हाथ की बनी हुई 3 वस्तुएं भी ली, जिसमें एक वॉल हैंगिंग था, एक रनर था और एक। जैसलमेर शहर के इस छोटे से टूर के बाद आज सिंगापुर के राष्ट्रपति मशहूर ऊंट सफारी भी करेंगे, साथ ही ट्रेडिशनल क्यूजिंग का लुत्फ भी उठाएंगे। 29 मार्च को राष्ट्रपति जोधपुर रवाना हो जाएंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। अपनी सेहत को ट्रैक करने के लिए आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे या फोन में कई तरह के ऐप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? दांतों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हेल्दी स्माइल के लिए जरूरी है कि लोग अपने डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बिल्कुल सही। आपको बता दें, एम्स ने डेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ही ऐप बनाया है जिसका नाम हेल्दी स्माइल है। करीब 2 साल पहले इस ऐप की शुरुआत की गई थी और इसे लाने का मकसद था लोगों को डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना। एम्स ने अब इस ऐप को और एडवांस किया है, जिसके जरिए आप अपने बच्चों की ओरल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही ओरल हेल्थ से संबंधित कई जानकारियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मुस्कान अच्छी रहे और आपकी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, इसको लेकर एम्स एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम है हेल्दी स्माइल, यानी जब आप हंसे तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत स्वस्थ रहे। अब इस ऐप को और अपग्रेड किया गया है। इस ऐप में एक ऐसा कैलेंडर लाया गया है कि आपने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आपके बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसका जो डेटा है एम्स तक पहुंचेगा।
कैसे काम करेगा हम समझेंगे डॉक्टर कल्पना बंसल से, क्योंकि इनका ही ऐप है और इनकी लंबी मेहनत है। मैम, एक ऐसा ऐप जो आपको ये बता देगा कि मेरे बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया या नहीं, क्या है इसका मकसद और कैसे काम करता है? इस ऐप का मकसद है लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना दैट डेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं, बट थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। उनको टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने से भी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। सो बेसिकली ये जो ऐप है इसमें सिंपल मेजर्स हैं, थोड़े से पॉइंट्स वाइज बताया हुआ है, एज स्पेसिफिक हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ टाइमर है, एक FAQs हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं पेरेंट्स में कि बच्चों की हेल्थ को मेंटेन किस एज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप अपनी डेंटल हेल्थ को भी रिकॉर्ड कर पाए, शायद ये अपने आप में खास और एक अनोखा ऐप होगा, या मुझे लगता है भारत में अभी नया प्रयास है, विदेशों में बेशक से होगा। यहाँ पे हाँ ऐसे जो छोटे बच्चों के दांत के कीड़े के लगने के लिए जो प्रिवेंशन की ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, ये अपने आप में ये कह सकते हो कि ये शुरुआती ही है। ऐसी कोई ज्यादा ऐप्स है नहीं इंडिया में। और दूसरी जो बड़ी खास बात इसकी है कि ये 2 लैंग्वेजेस में है। इसमें ओरिजिनल वीडियोस हैं और टाइमर है, जो कि होती हैं मे बी अब्रॉड की ऐप्स में होंगी, बट इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है। और ब्रशिंग कैलेंडर तो आई डोंट थिंक सो किसी और में होगा। और छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये बड़ी दिक्कत है कि छोटा बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को ज्यादातर समझना है कि उनको कैसे ब्रश करवाया जाए। तो मैंने अब 3 साल से कम का सेलेक्ट किया है और ब्रश करने की बातें हैं, तो सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे उनके 3 साल से छोटे बच्चे को कि जिनके टीथ भी नहीं निकले होते कैसे साफ करना है। पिक्टोरियल साथ में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने हिंदी वर्जन खोला हुआ है। और ऐसे ही 5 पॉइंट्स हैं कि कैसे क्या क्या फॉलो करना है, कि कब शुरू कर देना होता है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। कभी ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बना है, ये अभी इसका वो है। और उसके अलावा इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, FAQs हैं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि कैविटीज होती क्या हैं, हो कैसे जाती हैं, बच्चों में क्यों ज्यादा होती हैं, और परमानेंट टीथ जो कि पक्के टीथ जिनको कहते हैं वो कब निकलते हैं, बच्चों में कैविटीज शुरुआत में कैसे दिखती हैं, बढ़ने पे कैसे दिखती हैं, ऐसे कितनी बार ब्रश करना चाहिए, ये FAQs में भी दिया हुआ है। दांतों को हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। अब चाहे उम्र कोई भी हो, दांत अगर हैं आपके साथ तो आपकी स्माइल तो खूबसूरत रहती है, साथ ही आप अच्छे भी दिखते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपकी पर्सनालिटी ज्यादा निखर के आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा। और अब बात मौसम के उत्सव की। बेशक इस वक्त राजधानी में पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि दिल्ली को गर्मी से राहत मिलने जा रही है। दिल्ली NCR के आसमान पे बादलों का डेरा है। 29 और 30 तारीख को हल्की बारिश की भी संभावना है। लिहाजा दिल्ली में गर्मी की दस्तक फिलहाल कुछ दिन के लिए टल गई है। होली के आने के साथ साथ ठंड की विदाई आम बात है। होली आती है और अपने साथ गर्मी की शुरुआती दस्तक लाती है, लेकिन इस बार दिल्ली NCR में पारे ने गोता लगाया है। मैदानी इलाकों के गर्म तेवर ठंडी हवा के झोंकों में बदल गए हैं। बेशक मौसम के इस U-टर्न ने दिल्ली NCR के लोगों को कंफ्यूज कर दिया। रंग बदलते इस मौसम के दौरान गुड न्यूज ये है कि अगले कुछ दिन ये मौसम सुहाना बना रहेगा। होली के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगेगा, चिलचिलाती गर्मी लोगों को सताने लगेगी, लेकिन इसके उलट होली से ठीक एक दिन पहले मौसम ने करवट ले ली। हल्की फुल्की बारिश ने पूरे मौसम को बदल के रख दिया। अब मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के साथ साथ पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा होगी और साथ ही दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे इलाकों में जो है लगातार हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। थंडरस्टॉर्म होगा जिससे मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बादलों का डेरा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में 28, 29 और 30 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम सुहावना रहेगा।
अगर आप नॉर्थ इंडिया या दिल्ली एनसीआर का बात करें तो एक जैसे देख रहे हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है 28th, 29th, 30th इस दौरान हमारा स्पेशली 29th को थंडरस्टॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी है और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में 30th के आसपास काफी इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के आखिर तक अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक रहने की आशंका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस हफ्ते तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अभी हीट वेव की संभावनाएं भी नहीं जताई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम पर से भी होली का खुमार अभी उतरा नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत अभी कुछ और दिन ठंडी हवा के झोंकों के बीच चिलचिलाती गर्मी से दूरी बनाए रखेगा। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे।